बीएड बीएससी पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं गोंड जनजाति। भारत की जनजातियों की बात कर रहे हैं और भारत की जनजातियों में आज अपन बात कर रहे हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की अगर अपन बात करें तो ये वाला विश्व का और भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूह के अंतर्गत आता है। जनजातीय समूह की बात करें तो ये वाले लोग विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं और गोंड शब्द इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? कोंडा शब्द से हुई है। और कोंडा शब्द का तात्पर्य क्या होता है? पहाड़ी होता है। गोंड शब्द जिसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? कोंडा शब्द से मानी जाती है। और कोंडा शब्द जिसका अर्थ या तात्पर्य क्या होता है? पहाड़ी होता है। अर्थात ये वाले लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत के जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं या दक्षिण के पठारी क्षेत्र हैं, इनमें अधिकांशतः जनजाति के लोग ही निवास करते हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हुआ, मध्य प्रदेश के साथ में अपन लेते हैं महाराष्ट्र को लेते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। गोंड जनजाति जिसकी उत्पत्ति कोंडा शब्द से हुई है और कोंडा का तात्पर्य क्या होता है? पहाड़ी। अर्थात ये वाले लोग कहाँ पर निवास करते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। ये वाले लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। अपन आंध्र प्रदेश की बात करें तो इनके अलग अलग वर्ग निवास करते हैं। ये वाले लोग सतपुड़ा, मेकाली, गृह जाति इन पहाड़ी वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये वाली किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ियों में आती है। सतपुड़ा पर्वतीय श्रेणी, मेकाल पर्वतीय श्रेणी, इसके अलावा सोन और बस्तर इन पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो गोंड जनजाति के लोग जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें सतपुड़ा, मेकाल, गृह जाति, सोन और बस्तर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके अलग अलग वर्ग पाए जाते हैं। जैसे वर्ग कौन कौन से हैं? आओरा हो गया, केवट हो गया, कुरुस हो गया, इनके वर्ग पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बस्तियों की बात करते हैं। ये तो थी निवासी क्षेत्र। बस्तियों की बात करें तो गोंड जनजाति के लोग नंगले, या पूर्वी जैसी बस्तियों में निवास करते हैं। अर्थात छोटे छोटे ये वाले ये नंगले या पूर्वी, इनको अपन किसके अंतर्गत लेते हैं? या तो ढाणी के अंतर्गत लिया जाता है या गांव के अंतर्गत लिया जाता है। राजस्थान का भेद करें तो राजस्थान में जो छोटी बस्तियां होती है उन छोटी बस्तियों को या तो नंगला कहा जाता है या पुरवा कहा जाता है या पाड़ा कहा जाता है।
तो ये वाले लोग कहाँ पर निवास करते हैं? इन छोटी छोटी बस्तियों में निवास करते हैं। ये छोटे छोटे गांव होते हैं और ये वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों का ये वाले लोग निर्माण कहाँ पर करते हैं? पर्वतीय ढालों पर निर्माण करते हैं। पर्वत के जो भी कटक वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये लोग किसका निर्माण करते हैं? बस्तियों का निर्माण करते हैं। तो गोंड जनजाति के लोग नंगले या पूर्वे जैसे छोटी छोटी ढाणी या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और इनका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। ये वाले लोग जब अपने अधिवास या आवास का निर्माण करते हैं, झोपड़ी के रूप में आवास का निर्माण करते हैं, आवास का निर्माण करने से पूर्व ये वाले लोग उसका सुगुन निकलवाते हैं। सुगुन का मतलब होता है ये लोग मूर्त निकलवाते हैं और मूर्त निकलवाने के बाद में उस स्थान पे जहां पे इनको अधिवास का निर्माण करना होता है, क्योंकि आदिवासी अंधविश्वासी लोग होते हैं और अंधविश्वासी लोग होने के कारण से ये सुगुन निकलवा के और वहां पर या तो मुर्गे की या बतख की क्या देते हैं? बलि देते हैं। गोंड जनजाति के लोग अपने मकान या अधिवास का निर्माण करने से पहले जहां पर इनको मकान बनाना होता है वहां पर क्या करते हैं? मुर्गे की या बतख की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। वहां पर ये लोग उत्सव भी मनाते हैं। अब ये वाले लोग मकान किसका बनाते हैं? या तो घास फूस से मकान बनाते हैं या फिर बाद में मिट्टी से मकान का निर्माण करते हैं। गौड़ जनजाति के लोग या तो घास फूस के द्वारा या फिर बाद में मिट्टी के द्वारा अपने मकान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और मकान में निवास हेतु कमरा होता है, कमरे के साथ में रसोई घर का निर्माण करते हैं और रसोई घर के साथ में पूजा कक्ष का निर्माण भी किया जाता है। अतः ये वाले लोग देवी देवता में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो जब ये वाले लोग अपना मकान बनाते हैं तो निवासी हेतु कमरे का निर्माण करते हैं, रसोई घर का निर्माण किया जाता है और किसका निर्माण करते हैं? पूजा कक्ष का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद में बात आती है अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था की बात करें और अर्थव्यवस्था में गौड़ जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के तौर पे ये वाले लोग आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब होता है ये वाले लोग अपना खर्चा खुद ही चलाते हैं। अपने व्यवसाय हेतु ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं और अपनी चाहे भोजन हो, वस्त्र हो और यह फिर बाद में इनका आवास है, क्योंकि मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएं भोजन है, वस्त्र है और आवास है। इन तीनों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ये वाले लोग खुद ही करते हैं। तो ये अपने भोजन, वस्त्र और आवास है इनकी पूर्ति क्या करते हैं? खुद ही करते हैं। ये वाले लोग व्यवसाय के तौर पे कृषि भी करते हैं, आखेट भी करते हैं, संग्रहण भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और मत्स्य पालन भी किया जाता है। अपने व्यवसाय के प्रति ये वाले लोग अपने आप को आत्मनिर्भर मानते हैं। ये वाले लोग प्राथमिक व्यवसाय करते हैं और प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ये वाले लोग कृषि भी करते हैं, आखेट भी करते हैं, संग्रहण, पशुपालन और मत्स्य पालन किया जाता है। गोंड जनजाति के लोगों की कृषि की बात करें तो ये वाले लोग डिब्बा कृषि करते हैं और पेंडा कृषि करते हैं। गोंड जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था की अगर अपन बात करें तो ये वाले लोग डिब्बा कृषि भी करते हैं, पेंडा कृषि भी किया जाता है। पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि डिब्बा कृषि और मैदानों में करते हैं तो पेंडा कृषि कहा जाता है। ये वाला जो स्थानांतरणशील कृषि का एक प्रकार है।
क्या है? स्थानांतरणशील कृषि का एक प्रकार है। कृषि किस प्रकार करते हैं ये लोग? सबसे पहले जंगलों को काटा जाता है। अब पहाड़ी ढाल पर भी करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी करते हैं। तो पहाड़ी ढालों पर ये वाले लोग सीढ़ीनुमा खेत का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? जंगलों को काटते हैं या फिर बाद में जलाते हैं। काटने या जलाने के बाद में उसकी राख में बीज को छिड़क दिया जाता है या बो दिया जाता है। 3 से लेकर 5 साल तक ये वाले लोग वहां पर कृषि कार्य करते हैं और जैसे ही भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और अन्यत्र वही विधि अपनाई जाती है। अर्थात स्थान परिवर्तन करके कृषि की जाती है। इस कारण से इस कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। अब ये वाले लोग क्या करते हैं? जब कृषि कार्य करते हैं तो कृषि में उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या करते हैं? पशुओं की बलि देते हैं। अंधविश्वासी प्रवृत्ति के लोग होने के कारण से कृषि में उत्पादन को बढ़ाने हेतु ये लोग क्या करते हैं? पशुओं की बलि देते हैं। पशुओं की बलि देने के बाद भी जो पशुओं का खून होता है, ब्लड होता है, उसको ये बीज पे छिड़क देते हैं और उसके बाद में बीज की क्या करते हैं? बुआई करते हैं। फिर बाद में फसल को बो दिया। बोने के बाद में उत्पादन और बढ़ाने के लिए ये फिर पशुओं की बलि दी जाती है। अर्थात इनके समाज में या इनमें जो सामाजिक प्रवृत्ति होती है उसमें पशु बलि को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये वाले लोग जो कृषि कार्य करते हैं वो दीपा कृषि करते हैं, पेंडा कृषि करते हैं और इस कृषि को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करें मछली पकड़ना या मत्स्य पालन। इनके यानी अलग अलग वर्ग होते हैं और पुरुष और केवट वर्ग के जो लोग होते हैं, पुरुष और केवट, ये वाले लोग मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पर्वत के जो नीचे वाले क्षेत्र होते हैं या जो कटक होते हैं वहां पर क्या करते हैं? छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करते हैं और वहां पर तालाबों का निर्माण करने के बाद में उन क्षेत्रों में मछली पकड़ी जाती है। तो मत्स्य पालन की बात करें तो पुरुष और केवट वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद में अपन बात करें आखिर की बात करें तो ये वाले लोग पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है, अतः वहां पर जीव जंतु भी निवास करते हैं। इन जीव जंतुओं का ये वाले लोग तीर कमान की सहायता से या भाले की सहायता से शिकार करते हैं। ये वाले लोग शिकार हेतु विभिन्न विधियों को काम में लेते हैं, जैसे फंदा बनाते हैं या जो भी जानवर होता है उसको कीचड़ में दसा कर लेकर जाते हैं। बड़े जानवर का अनेक लोग मिलकर शिकार करते हैं, छोटे जानवर का कोई भी व्यक्ति शिकार करते हैं। बात करें संग्रहण की तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी वनस्पति पाई जाती है उससे ये वाले लोग कंदमूल, फल या जड़ी बूटियां भी एकत्रित करते हैं। अन्य इमारती महत्व का जो फर्नीचर होता है उसका भी संग्रहण किया जाता है। यानी ये वाले लोग खुद की आजीविका हेतु प्लस व्यापार दोनों के लिए क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। तो इनके जीवन में इसके बाद में आता है पशुपालन। इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है एक तो कृषि है और दूसरा क्या है? पशुपालन। ये इन दोनों का मुख्य व्यवसाय है। और रावत वर्ग के जो लोग होते हैं गौंड जनजाति में जो रावत वर्ग होता है, इस रावत वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पशुपालन का कार्य करते हैं। इस रावत वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने आप को ब्राह्मण के समान मानते हैं। रावत वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं? ब्राह्मण के समान मानते हैं और इनके द्वारा छुआ हुआ कोई भी दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, ये सभी जनजाति के लोग या सभी यानी गौड़ जनजाति के लोग आपस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके समान होते हैं? ब्राह्मण के समान होते हैं। अब इसके साथ में इनका एक और व्यवसाय होता है लघु और कुटीर
गौंड जनजाति के लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण खुद ही करते हैं, क्योंकि ये वाले लोग क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। और आत्मनिर्भर होने के कारण से जैसे मछली पकड़ने हेतु जाल का निर्माण खुद ही करते हैं, टोकरी का निर्माण खुद ही करते हैं, चटाई बुनने का कार्य भी किया जाता है, मटकी बनाने का अनेक कार्य करते हैं। इनके संपूर्ण समाज में 2-3 जो गांव होता है, उन 2-3 गांवों के लिए एक ही लोहार होता है। और इनके समाज में इस लोहार का विशेष योगदान होता है, क्योंकि ये वाले लोग लोहार को बड़े आदर से देखते हैं। लोहार को क्या करते हैं, बड़े आदर से देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि ये लोहार ही इनके लिए किसका निर्माण करता है, कृषि औजारों का निर्माण करता है, तीर कमान का निर्माण करता है। अतः ये वाले लोग लोहार को बड़े आदर से देखा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं औजार और उपकरण। गौंड जनजाति के लोगों की औजारों की बात करें तो ये वाले लोग दोनों प्रकार के औजारों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये लोग आखेट भी करते हैं और आखेट हेतु ये वाले लोग तीर कमान का प्रयोग करते हैं। तो औजार के रूप में क्या हो गया, तीर कमान हो गया, भाला हो गया। ये तो किसके काम में आ गए, शिकार हेतु काम में आ गए। दूसरा कृषि कार्य हेतु ये लोग फावड़ा काम में लेते हैं, खुरपी काम में लेते हैं, दराती काम में लिया जाता है, और कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो औजार तथा उपकरण की बात करें तो शिकार हेतु तीर कमान और भाला होता है, और कृषि कार्य हेतु फावड़ा, खुरपी, दराती और कुल्हाड़ी का ये लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं पशु बलि की बात। गौंड जनजाति के लोगों में पशु बलि अधिक दी जाती है। पशु बलि का मतलब होता है ये प्रत्येक जो भी जितने भी यानी सांस्कृतिक कार्य होते हैं उन सभी के लिए पशु की बलि देते हैं। चाहे से देवी देवता को प्रसन्न करना हो या फसल को बोना हो, दोनों समय क्या करते हैं, जंगली पशुओं की बलि दी जाती है। जब ये वाले लोग पशु की बलि देते हैं तो उस समय उत्सव मनाते हैं, नाचते गाते हैं, और इनका मानना होता है भाई पशु की बलि देते हैं तो प्रेत आत्माएं खुश होती है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और जब देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे इसका मतलब है उस वर्ष फसल दुगुनी होती है। अतः ये लोग चाहे फसल को काटते हैं, चाहे बोते हैं, चाहे उत्पादन को बढ़ाते हैं, उस समय पशु की बलि दी जाती है। जब भी कोई उत्सव आता है या त्योहार आता है तो ये लोग क्या करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। तो गौंड जनजाति के लोग पशु बलि को अधिक महत्व देते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं वस्त्र तथा आभूषण। गौंड जनजाति के लोग जैसे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं, तो इन क्षेत्रों की जलवायु क्या होती है, मानव निवास हेतु अनुकूल होती है। और मानव निवास हेतु अनुकूल होने के कारण से ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। अपने वस्त्रों का निर्माण ये वाले लोग खुद ही करते हैं। गौंड जनजाति के लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, अपने वस्त्रों का निर्माण ये लोग खुद ही करते हैं। और ये वाले लोग महिलाएं क्या करती है, या तो मूंगे या जो नकली मोती होते हैं
इनके आभूषण पहनती है। कानों में ये वाली लोग एल्यूमिनियम की बालियां पहनती है, पर मोती, मूंगे और एल्यूमिनियम इनका प्रयोग अधिक करते हैं। इनमें एक विशेष प्रथा पाई जाती है, जो लड़की होती है वो अपने बालों को सजाने हेतु कंघों का प्रयोग करती है। अतः ये क्या करती है, अपने बालों में दर्जन भर कंघे लगा लेती है। गौंड जनजाति की जो महिलाएं या बालिकाएं होती हैं वो अपने बालों को कंघे से सजाती है और अपने बालों में दर्जन भर कंघे लगा लेती है। लेकिन जब इनका विवाह हो जाता है तो विवाह के पश्चात पति के द्वारा भेंट किए गए कंघे का ही प्रयोग करती है। गौंड जनजाति के लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, महिलाएं मूंगे या नकली मोती होती है उनके आभूषण पहनती है, कानों में एल्यूमिनियम की बालियां पहनी जाती हैं और बालों को कंघों के द्वारा सजाती है। लेकिन विवाह के पश्चात पति के द्वारा भेंट किए गए कंघे का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में आता है कबाड़ी मजदूर प्रथा। गौंड जनजाति में ये वाली प्रथा अधिक पाई जाती है। कौन सी? कबाड़ी मजदूर प्रथा। कबाड़ी मजदूर प्रथा का मतलब होता है ये वाले लोग क्या करते हैं, जैसे अपना कर्ज चुकाने हेतु, शादी विवाह हेतु किसी भी साहूकार से या जमींदार से कर्ज उधार ले लेते हैं। और जब किसी साहूकार या जमींदार से ये वाले लोग कर्ज उधार ले लेते हैं और बिना चुकाए अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके परिवार का जो वारिस होता है, यानी बेटा हुआ या पोता हुआ, उसको ये वाला कर्ज चुकाना पड़ता है। और कर्ज चुकाने हेतु ये लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति के घर पे कार्य करते हैं। जब तक कर्ज नहीं चूकता है, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती जाए, लेकिन इन लोगों के व्यक्ति को उन्हीं के घर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इसी प्रथा को क्या कहा जाता है, कबाड़ी मजदूर प्रथा कहा जाता है। एक तरह से बंधुआ मजदूरी होती है, उस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया। अर्थात इस प्रथा में विवाह हेतु या किसी भी कार्य हेतु अगर साहूकार से कर्ज ले लिया तो उसको चुकाने में पीढ़ियां गुजर जाती है, जो कि एक किसका रूप धारण कर लेता है, कबाड़ी मजदूर प्रथा का, बंधुआ मजदूरी का रूप धारण कर लेता है। तो ये तो थी गौंड जनजाति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।